बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। कुछ हम डिस्कस करेंगे शहर की अहम खबरें, इसके साथ साथ आपको बताएंगे मौसम की सूरत हाल क्या है और फिर सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले शहर की सूरत हाल से, यानी टॉप स्टोरी से। पहली खबर हमारे पास है जी, सेक्रेटरी हेल्थ की ज़िले इंतज़ामिया से सर्द जंग जारी। ग्रेड 18 का डॉक्टर ग्रेड 20 की पोस्ट पर। नशई पुलिस एहलकारों को बरतरफ करने का फैसला। एहलकारों और अफसरान की हेल्थ प्रोफाइलिंग का हुक्म। शदीद गर्मी में मेट्रो बस का सफर बगैर एसी के बसों को खिड़कियां खोलकर चलाया जाने लगा। और इसके बाद खबर यह है कि मॉनसून की आमद है। शाहराहों पर नकासियाब के लिए सफाई प्लान मुरतब किया जा रहा है। टॉप स्टोरीज आप नाज़रीन जान चुके हैं। अपनी खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, अगर आप कहें तो हम पहली खबर की तरफ बढ़े आज की। जी बढ़े जी, तो मुस्कुरा के आमिर भाई ने कहा खबर नहीं, वो नशे की बात आई ना, तो जो नशई हैं वो इस दौर में पुरसकून है। हाँ। और उनको हर तरफ जो है हरियाली नज़र आती है। अब नशे में हो तो आप कहते हैं कि सब अच्छा है। नशई पुलिस एहलकारों को कम से कम मजे में नहीं होना चाहिए आमिर भाई। तो आपको जराइम नज़र नहीं आते हैं, आपको गरीब नज़र नहीं आता है, आपको अमीर नज़र नहीं आता है, आपको लगता है कि सब अच्छे की आवाज़ है, जो कुछ हो रहा है बहुत आगे निकल गई आमिर भाई। नहीं, वैसे मैं तो नशे की बात कर रहा हूँ कि नशई को जो है वो सब अच्छा नजर आता है। ये मैं इस बात बिना पे नहीं कह रहा हूँ। आप देखें, गंदे नाले के अंदर पड़ा हुआ नशई भी जो है, उसको उस वक्त जब वो नशे की हालत में होता है तो उसको वो जगह जन्नत और पुरसकून नज़र आती है। और वो कम अज़ कम ये नहीं कहता कि सुकून कब्र में है, वो कहता है सुकून यहीं पे है। सही, यहीं पे है। सही। पहली खबर की तरफ चलते हैं। सेक्रेटरी हेल्थ की जिले इंतजामिया से सर्द जंग जारी है। ग्रेड 18 का डॉक्टर ग्रेड 20 की पोस्ट पर है। क्या मामला है आमिर भाई? हम बाकी जगहों पर तो देखते हैं कि आपने कहीं पर तैनाती नहीं बन रही कर दी, आप डॉक्टर्स के साथ भी ये सब कर रहे हैं। आप खुद के साथ खेल रहे हैं। असल में मसला ये है कि यहाँ पे बोझने जो हैं वो जिन्नात बने बैठे हैं और उनके जो ग्रेड्स हैं वो छोटे हैं, यानी वो खुद भी छोटे हैं, उनके ग्रेड्स भी छोटे हैं, उनको बड़ी सीटें दी जा रही हैं। और ये जो सर जंग है, ये जो मैनेजमेंट का कसूर है। और मैं समझता हूँ कि जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं या दीगर लोग हैं, उनकी आपस की चपकलिश जो है उसका खुमियाजा। इंतजामिया के साथ क्या इश्यूज हैं? वैक्सीनेशन सेंटर से ये बात शुरू हुई थी, इफ्तिताह किया गया और ये आगे चलकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा पूरे सिस्टम को। अब जो ग्रेड 18 का बंदा ग्रेड 20 में काम करेगा, उसके फैसलों की क्या हैसियत है? दूसरा, आपका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है कि एक सीनियर को हटा दिया गया, वजह क्या है? और सीनियर्स जो हटेंगे, मुझे बताएं कि क्या वो डिसार्ड नहीं होंगे? बिल्कुल। क्या उनके नीचे काम करने वाले डिसार्ड नहीं होंगे? इससे मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे अदारे हैं जहाँ पर सीनियरिटी का बहुत ज़्यादा लिहाज रखा जाता है। जजेस हैं, हमारी आर्मी है, उसमें सीनियरिटी को फोकियत दी जाती है। उसकी वजह ये है कि जो सीनियर है उसका तजर्बा भी है, उसकी कॉम्पिटेंसी भी है, और वो एक अरसा गुजारने के बाद इस ग्रेड तक आया है, तो फिर उसकी सीनियरिटी की उसको इज्जत दी जाती है। तो यहाँ पर भी अगर हेल्थ में हम इज्जत नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अच्छा जी, ये मामला शुरू हुआ था, जरा था हम बैकग्राउंड पे एक नज़र डाल लें कि आपने वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया और उस वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह पर गम और गुस्सा ये था कि जी ज़िले इंतज़ामिया के साथ आपके मामला जो हैं वो ख़राब होते गए और यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जी आपके जो CEO हेल्थ हैं उनको कुर्बान कर दिया गया। एक जगह पर बैठ के मामला हल नहीं हो सकते? बातचीत नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट को आना चाहिए, हुकूमत को सामने आकर जो है
इस मामले को सुलझाना चाहिए। जिसकी गलती है उसको तनबीह करनी चाहिए या उसको बदल देना चाहिए। लेकिन ये अगर चलती रहेगी तो मैंने आपसे पहले ही कहा, आपने देखना ये कि इस टाइम आपकी प्रायोरिटीज क्या है। एक तरफ आप कोविड कंट्रोल करने के उसमें लगे हैं दौड़ में, दूसरी तरफ आप लोगों को वैक्सीनेट करने की दौड़ में लगे हैं। और अगर आपके अपने ये मसाइल हो जाएंगे, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी इसी पे ड्यूटियां लगी हैं, आप खुद भी यही काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपस की चपकलिश से जो आपका असल काम है वो तो फिर कहीं पीछे रह जाएगा। जो डिस्टर्बेंस ऊपर से शुरू होगी वो नीचे तक जब जाएगी तो जाते जाते वो सब कुछ तबाह कर जाएगी। वो शेख सादी ने कहा था कि अगर बादशाह किसी जगह से नमक ले लेगा तो उसके करिंदे उस गांव को उजाड़ देंगे। तो ये वही है बात, अगर आप ऊपरली सतह से इस बात को ख़त्म नहीं करेंगे तो चलते 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 ये मामला जो है निचली सतह तक वहाँ तक जाएगा जहाँ पे सारा सिस्टम जो है वो तबाह कर दिया जाएगा। सही। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी इस पे मौक़िफ़ जाना आमिर भाई बहुत ज़रूरी है। चले डॉक्टर साहिबा तो कुछ गुस्से में हैं ही हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्यों जो है इस मामले को ठंडा नहीं डाल रही है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने असल में किया क्या है जो कि वो आप कह रही कि वो उसको इंतजार ठंडा नहीं करना किया चाहती था है। ना, डॉक्टर साहिबा का इंतजार नहीं किया था और इफ्तिताह कर दिया था वैक्सीनेशन सेंटर का। ये जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बादशाह है, जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो असल में बादशाहत का ही एक नमूना है। और ये ख़ुद को बाकियों से बाला समझते हैं, ख़ुद को समझते हैं कि शायद उनको अगर प्रोटोकॉल ना दिया जाए तो ये है। और कलाते ये खादम है और ये कलाते सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी अवाम की खिदमत करने वाले लोग, लेकिन ये अवाम पर हुक्मरानी करते हैं। और यही वो जहनी मैं समझता हूँ कि जो अंग्रेज़ ने इन लोगों में डाल दिया था कि ये जहनी तौर पर तफक्कुर का शिकार होते हैं। ये ख़ुद पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाले हैं, मगरूर हैं, गुरूर है इनमें। उसी गुरूर को अगर ठेस ज़रा सी पहुँचे, जो कि पहुँची, उसका फिर वो जो है वो अना का मसला बना लिया गया। अना यूसुफ का नहीं, अना का मसला बना लिया गया। और वो अना का मसला जो है ठीक है। अब यहाँ पर तो आमिर भाई कुछ रंजिश थी, यहाँ पर तो कुछ मामलात खराब थे, यहाँ पर तो कुछ गर्मा गर्मी चल रही थी। जाहिद साहब की एक और खबर है, वहाँ पर मुझे बता दें मामला क्या है। महकमा प्राइमरी हेल्थ में शहीदों को नवाजने की तैयारियां की जा रही हैं और महकमा प्राइमरी हेल्थ में सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने सेहत प्रोग्राम्स के नए सरबराहान की तैनाती की है। अब यहाँ क्या मामला है? चले वहाँ तो हमने देख लिया कि कुछ सर्द जंग थी, कुछ लड़ाई झगड़ा था, मामलात खराब थे ना, यही मामला है। वो इसको आप अलग क्यों कह रही हैं? देखिए, जहाँ जवाब एक नजर आ रहा है ना आमिर भाई, चले एक जवाब एक है। देखिए, जहाँ आप बाकियों को हटाएंगे उसकी जगह पर आप किनको लाएंगे जो जी हुजूरी में होंगे। मैंने आपसे कहा ये बादशाही निज़ाम है जिसमें जी हुजूरी करने वाला तरक्की करता है और जो आपके सामने हक की बात कहे उसको आप जो है वो काट देते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसकी आप हटाकर जूनियर लोगों को जो कि जी हुजूरी वाले होते हैं। सेहत प्रोग्राम के नए सरबराह आप जो है वो तैनात करने जा रहे हैं, यानी अगर आप जी हजूरी वालों को तैनात कर रहे हैं, आप उनकी कैपेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, देख नहीं रहे कि वो सीट के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं, नहीं, यानी आपके सेहत के मामला जो कि ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हैं, मजीद होने का भी खदशा है। अन्ना, मैं तो पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ कभी आपने काम किया हो? मुझे इत्तेफाक से काम करने का मौका मिला तो मैंने देखा कि ये लोग जो हैं ये किसी दूसरे को, यानी अपने से जो कमतर दर्जे का बंदा है उसको ये इंसान ही नहीं समझते हैं और ये उनके साथ ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं। आप कभी किसी के ऑफिस में चले जाएं, किसी ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में चले जाएं तो आप देखेंगे कि इनका रवैया बहुत तुर्श और बहुत हार्श होता है और ये कि समझते ये हैं कि ये इसी तरह से इनको दबाया जाएगा तो इनसे काम लिया जा सकता है। और जो आगे से आगो करने की कोशिश करे, हालांकि वो सही बात भी कर रहा हो, तो ये उसको बुरी तरह से झाड़ पिलाते हैं, डांटते हैं, निकालते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ ने अपने मुतहतों की कमीज़ें उतरवाकर उनको स्टेडियम्स के चक्कर भी लगवाए। अच्छा, कि तुम मेरे सामने बोलने की जुर्रत कैसे करते हो, हिम्मत कैसे करते हो। मैंने तो ये सारी चीज़ें देखी हैं तो मुझे नज़र आता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में से वो कीड़ा जो कि अंग्रेज़ डाल गया है कि ये तुम सबसे बालातर हो और तुम्हें उस वक्त तो हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानियों को दबा के रखना है, उसको निकालना पड़ेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट को और जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि ये सिविल सर्वेंट्स ही रहें, ये कोई शाही ड्यूटी को अपनी ड्यूटी समझें, जो असल काम है, जो असल मकसद है वो कहीं पीछे ना रह जाए। सेहत मामलात आगे हमारे कहाँ पर हैं ये तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो हमने अगली खबर की तरफ भी बढ़ना है। अगली खबर हमारे पास होगी जी, मुलाजमीन का खुसूसी लेबॉर्ट्री से ड्रग टेस्ट करवाने के
रिपोर्ट्स जो हैं वो आईजी ऑफिस भिजवाई जाएंगी। नशियात के इस्तेमाल पर कानूनी और महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये अच्छा इकदाम उठाया गया है। अब इसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से लेकर चला जाता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये ज़रूरी कितना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पुलिस अफसरान और एहलकारों की हेल्थ प्रोफाइलिंग का हुक्म दिया गया है। ये कितनी ज़रूरी है और इससे बेहतरी क्या आएगी, सिस्टम कितना बेहतर होगा। सबसे पहले तो बात आती है जी एहलकारों की सेहत की, जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पुलिस के जवान जिनका काम है जी, उन्होंने हर चीज़ पर नज़र रखनी है, शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है, तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उनकी अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आमिर भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि ये हमारे मुहाफिज हैं और उनको मुहाफिज ही रहना चाहिए, इनको हिफाजत करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के दौर में तुर्की से एक वफ्द को बुलाया गया था ना, और उसने जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये थी कि इनके ड्यूटी आवर्स 8 घंटे के कर दिए जाए, यानी इनको 3 शिफ्ट में काम दिया जाए और ये तभी फ्रेश रहेंगे, या अपनी फैमिली के साथ रहेंगे तो कुछ रहेंगे। अब मुझे बताएं, जो 2400 घंटे काम करेंगे, जिनका वास्ता सिर्फ मुजरमान से होएगा और जिनके रवैये जो हैं फिर उसी तरह से और ये तो नफ्सियात आपकी है ना कि अगर आप टेंशन वाले माहौल में रहो, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डीप डिप्रेशन का शिकार ही लोग नशा करते हैं। फिर ये जो नशा बेचने वाले हैं, इनके पुलिस के साथ अपने रवाबत होते हैं। हमने बहुत सारी खबरें चलाई कि खुलेआम नशा फरोख्त होता है, चलाई भी और हमने सबूत के साथ दिखाई भी। तो मुझे ये बताएं कि ये फिर कैसे महफूज रह सकते हैं। जो हमारे हकाम बाला हैं या गवर्नमेंट है, उसको मेरा ख्याल है उन रिकमेंडेशन को निकलवाना चाहिए और उसको पुलिस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तभी ये बहुत मुस्तदे होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की जो हेल्प करने के काबिल होंगे। लेकिन अगर ये 2400 घंटे काम करेंगे, हर वक्त ड्यूटी इनके जहन पे सवार होगी, तो मुझे बताएं इनमें कहाँ इंसानियत बाकी रह जाएगी। ये अपनी फैमिली में नहीं जाएंगे तो किसी की फैमिली का ख्याल नहीं करेंगे। तो इस तरह की ये बात मैं समझता हूँ कि हेल्थ प्रोफाइलिंग जरूर होनी चाहिए और पुलिस एहलकारों और एक आधी दफा नहीं आमिर भाई, इस पे फॉलो अप होना चाहिए। देखिए, ये हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन है। पुलिस जो है ये हमें मुजरमान से भी बचाती है, ये हमें जुर्म करने से भी रोकती है और ये हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी दिलाती है। हमें पुलिस वाले नजर आ जाए तो हमें लगता है, रात को आप कभी जा रहे हो तो आपको पुलिस वाले नजर आए तो आप कहते हैं यार ठीक है, यहाँ पे कम से कम नाका है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। तो इसी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मजीद बढ़ेगा अगर इनकी हेल्थ प्रोफाइलिंग कर ली जाएगी, इनके ड्यूटी आवर्स बनाए जाएंगे, इनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा, इनकी खुराक का ख्याल रखा जाएगा। मैं ऐसे ऐसे थानों में भी गया हूँ, हमारा ऑफिस साथ था, याद है आपको जेल रोड पे जब हमारा ऑफिस था तो उसके साथ बिल्कुल थाना था। तो उसकी क्या हालत थी, 4 पहियों पे बेचारे, टूटी हुई 4 पहियों पे लेटे होते थे और कहते जी सारी रात ड्यूटी की थी, सुबह फिर ड्यूटी है। और क्या उनके वॉशरूम्स थे, क्या उनके खाने पीने की रूटीन्स थी, तो इस सारों को देखना चाहिए। सबके बाद ह्यूमन साइकी डिस्टर्ब हो के ना रहे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। फिर वो आपसे बदतमीजी करते हैं, फिर आप कहते हैं पुलिस एहलकार हैं ही बदतमीजी। ये कोई नहीं सोचता कि 8 घंटे किस माहौल में खड़े रहते हैं, उनकी ड्यूटी की नेचर क्या है। तो ये चीजें जो हैं ये हमें भी सोचनी है, महकमे को भी सोचनी है, गवर्नमेंट को भी सोचनी है, तभी जाके हालात बेहतर। और फिर ये एक आधी दफा नोटिस लेने पे नहीं, बल्कि इसको आपको कोई मंथली बेसिस पर बार बार जो है रिपीट करना है, इसका फॉलो अप लेना है। एहलकार तंदुरुस्त तवाना होंगे तो वो अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी भी सरअंजाम दे सकेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी कि बहुत अहम मामला है और 52 में से 45 मेट्रो बसें ऑपरेशनल हैं, एयर कंडीशन सबके खराब हैं। अथॉरिटी ने मलबा पिछले ठेके पर डाल दिया है। ये कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर एक खातून ने मुझे पिक्चर्स के साथ भेजा था और कहा था कि जी ये मामला उठाएं, हम मेट्रो बस में हर रोज सफर करते हैं और मेट्रो बस की हालत ये है कि यहाँ पर खचाखच भरी है मेट्रो बस और एसी नहीं चल रहे हैं, शदीद गर्मी की वजह से दम घुट रहा है। आमिर भाई, लोग सफर कर रहे हैं, सफर को आसान बनाने के लिए ये बसें बनाई गई थी कि आप अपनी मंजिल पर बआसानी पहुंच जाएंगे। ये सफर को जो है अंग्रेजी वाला सफर बनाया जा रहा है ना, और इसमें इसको मजीद मुश्किल का शिकार किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट असल में, और इसकी बदनसीबी समझे या बदकिस्मती समझे कि शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था और वो लोगों को सस्ती जो थी सहूलत फराहम करना चाहते थे, ट्रांसपोर्टेशन फराहम करना चाहते थे एक जगह से दूसरी जगह, और लोग इसकी तारीफ भी बहुत करते थे। जो लोग मेट्रो में सफ़र करते थे, मेरे अपने ऑफिस के कुलीग्स हैं जो इस पर सफ़र करते थे, वो तारीफें करते थकते नहीं थे। बिल्कुल सही, वो कहते थे यार हमसे ये हो गया कि हमने ऐसे में किसी को सपोर्ट कर दिया, असल में देखो सहूलत तो ये थी कि मैं 20 रुपये में शदारा से चलता हूँ और मैं इतने पैसे में यहाँ पे उतर जाता हूँ, अगर मुझे खुद से आना पड़े तो मेरी मोटर बाइक का पेट्रोल इससे ज़्यादा कोई लगता है।
अब इतनी बड़ी सहूलत को आप जब तक ख़राब नहीं करेंगे तो लोगों के जहन से शहबाज शरीफ का नाम कैसे निकालेंगे। आप देखें कि इस दफ़ा भी रामे की खबर थी कि लाहौर के बजट में तरक्याती फ़ंड जो हैं वो लैप्स कर गए, वो इस्तेमाल ही नहीं हो सके। बिल्कुल। वो कहाँ पे लगने चाहिए थे। आपने जो ये ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, इसको आपने कहा जी ये तो नुकसान का बायस है। तो पूरी दुनिया में भाई ये इसी तरह से है, ये सब्सिडीज़ पे चलते हैं, ये आवाम की सहूलत के लिए है ताकि वो अपने काम पे जाने के लिए, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सस्ते दामों पहुँच सके। लेकिन आपने इसको भी कहा कि ये तो खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम है। इसको आप बनिए की तरह मत सोचें। गवर्नमेंट जो होती है ये माँ की तरह होती है, बनिए की तरह नहीं होती कि इसमें से फ़ायदा कहाँ से होगा, नुकसान कहाँ से होगा। वो तो लोगों को सहूलियात फराहम करती है। उसका काम ये है कि अपने वसाइल के मुताबिक लोगों को ऐसी सफरी सहूलियात फराहम करें कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने से ना कतराएं। और इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्च जो हमारी दरामदी ऑयल पर लगता है, जो गाड़ियों की मेंटेनेंस पर लगता है, तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। मैं जानता हूँ शहबाज शरीफ के दौर में बहुत सारे लोग जो शहजादा से आते थे इस तरफ गजूमता की तरफ, तो वो अपनी गाड़ियाँ एक जगह पार्क करते थे, बस पे बैठते थे, आराम से आ जाते थे। मुझे याद है कि हमारे एक शालवी में दुकानदार थे, वो इस पर सफ़र किया करते थे और उनका एक दुकान का मुलाजिम जो था वो मोटर बाइक ले खड़ा होता था, उस पर बैठ के वो फिर शालमी के अंदर जो है गलियों में चले जाते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सहूलत है। अच्छा आमिर भाई, अब स्पेयर पार्ट्स नहीं मंगवाए गए हैं, एसी ऑलरेडी खराब हैं, स्पेयर पार्ट्स भी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अब एक एक करके ये बसें खराब होना शुरू हो जाएंगी? 52 में से 45 तो रह गई। हाँ। अब 45 में से कितनी बचेंगी इस हुकूमत के होते हुए ये कहना मुश्किल है। मेरा ख्याल है ये कोई 20-22 के करीब बाकी रह जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये भी खंडर बन जाएगा। और फिर ये जो जिसको जंगला बस कहा जाता था उसका जंगला उतारा जाएगा और उसको रोड में शामिल कर लिया जाएगा। आपके पास स्टेशंस की हालत जो थी वो खराब होकर रह गई। हम बार बार दिखाते रहते हैं कि माजूर लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक्सीलेटर जो बनाए गए थे वो खराब होकर रह गए। बताऊं, जो टोकन मशीन्स थी वो खराब हैं और उसके खराब होने के बायस जो है लोग मुफ्त सफर भी कर रहे हैं यहाँ, ऐसे ही है इसी बस के ऊपर। वो टोकन सिस्टम जो है वो भी खराब है और वहाँ से टिकट्स जो है वो जारी नहीं की जा रही हैं। फिर जो जारी की जा रही हैं वो मैनुअल जारी की जा रही हैं। इससे नुकसान हो रहा है। इसके साथ स्पीडो का सिस्टम था वो भी ख़त्म होता चला जा रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि गवर्नमेंट को एक मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए जो है वो ये सहूलियत अब ज़हमत बनती जा रही है। आमिर भाई, हमें दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया है। दुर्रे नायाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खबर आपकी ये है, बल्कि लोग भी इस बारे में जानना चाह रहे हैं। हमें तो सोशल मीडिया पे लोगों ने पिक्चर्स भेजी हैं कि बस के एसी खराब हैं और किस तरह से हम सफ़र कर रहे हैं। इस पर क्या कोई जवाबदेह है, कोई मौक़िफ़ सामने आया अथॉरिटी की जानिब से इसको सही करने के लिए? ये तो आसान सफरी सहूलत थी जिसको अब लोगों के लिए जहमत बनाया जा रहा है। ओवरऑल अगर हम मेट्रो बस के हालात देखें, आप 52 में से 45 बसें इस वक्त चल रही हैं जिनके मसाइल हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर एक्सीलेटर ख़राब पड़े हैं, फिर स्टेशन की हालत इज़ार, किसने ठीक करना है ये सब कुछ? अच्छा अना, सबसे बड़ा जुल्म जो है जिसपे पब्लिक फीडबैक, शुक्र है कि वो हमें इस बात पे हमें सेकंड करते हैं कि हम सही कह रहे हैं, हम सच को उजागर कर रहे हैं कि आपकी मेट्रो बसेस जिनका फ्लीट 62 का है, उस वक्त 10 बसें उसमें खराब खड़ी हैं। 52 आपके रिकॉर्ड में ऑन ट्रैक है, जो कि नहीं है। 45 ऑन ट्रैक है और उसमें से 39 बसेस का एसी खराब है। 39 बसों में लोग एसी के सफर की टिकट तो दे रहे हैं लेकिन वो सफर नहीं कर पा रहे। वो सफर कर रहे हैं खोते घोड़ों की तरह, जिस तरह इंसान जलील हो कि उनको बसों में धकेला जाता है, उनको बसों में भरा जाता है, उस तरह वो सफर कर रहे हैं। और वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडोज नहीं खोली जा रही, ऊपर वाली छोटी विंडोज खोली जा रही है क्योंकि बड़ी विंडो तो फिक्स है, वो खुल ही नहीं सकती। लोगों के हालात ये हैं बेचारों के कि गर्मी जो पिछले दिनों 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड आपका मौसम रहा है, उसमें उनके पसीने निकल गए हैं। और मजबूरी ये थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर होने की वजह से आपके पास मेट्रो बस अवेलेबल है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के पास एक बहुत ही स्टीरियोटाइप की जस्टिफिकेशन है कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर रहे थे, पुराना कॉन्ट्रैक्टर भाग गया और पुराने कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर मेंटेनेंस का काम नहीं किया, उसने स्पेयर पार्ट्स ही मंगवाए, हमारी बसें खराब हो गई, हम इसलिए ठीक कर सके। आइंदा 2 से 3 माह में जो है आपको पूरा सिस्टम नया नजर आएगा। लेकिन 2 से 3 माह के दौरान जो शहरियों के साथ अबतर सलूक होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब नहीं देते। और मसला ये है कि मेट्रो बसें इतनी बोसीदा और खस्ता हालत की हो चुकी है क्योंकि ये बसें जो है ना वो 7 साल के लिए लाई गई थी। आज 7 साल तो पूरे होने के करीब है ही है, लेकिन उनकी बसों की रिपेयर मेंटेनेंस ना होने से ऐसा लगता है कि वो 50 साल से चल रही है।
टायर उनके खराब हैं, आवाजें उन बसों में से आ स्पेयर रही पार्ट्स हैं, नहीं खरीदी जा रही। तो दुर्रे नायाब, हमें अब मुस्तकबिल में क्या नजर आ रहा है कि ये बसें क्या एक एक करके ग्राउंड होती जाएंगी, सफरी सहूलत हमारे लाहौरियों से क्या मुकम्मल तौर पर छिन जाएगी अगर इसी तरह से स्पेयर पार्ट्स ना आए, एसी ना चलते रहे? बाकी स्टेशन की हालत तो हमारे सामने ही है, ये बसें भी मुझे लगता है अब आहिस्ता आहिस्ता यही मुस्तकबिल रहेगी, ग्राउंड होती चली जाएंगी। सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरा जाती तज्जिया है कि आपने मास ट्रांजिट जो सिस्टम पेशावर में है उसको तो अरबों रुपए दे दिया एक्स्ट्रा, लेकिन आप लाहौर की मेट्रो बस को नहीं चलाना चाहते, आप उस पर पैसे नहीं लगाना चाहते, आप उनको फंड्स नहीं देना चाहते, आप उसको इतना बदतर करना चाहते हैं कि लोग खुद कहें जी हमारी जान छुड़ा दें। ये एक ह्यूमन साइकी के साथ खेल रहे हैं ताकि लोग खुद कहें जी कि ये बहुत बुरी सर्विस है, जो कि बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस है और उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। आप अरबों रुपए के स्टेक जो है वो अपनी सियासत की नजर कर रहे हैं, उनको फंडिंग ना करके और उनको इस चीज पे बावर ना करा के ये आपका काम है रिपेयर मेंटेनेंस करें। दुर्रे नायाब, अगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ, ये मास ट्रांजिट वाले कह रहे हैं कि पुराना ठेकेदार जो था वो भाग गया, तो क्या जो भाग गया ठेकेदार उसके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज कराया इन्होंने या कोई कंप्लेन जो है वो फाइल की ताकि आइंदा से उसको ठेका ना मिल सके? वो कहाँ भाग गया, इस मुल्क से बाहर चला गया कहीं? हाँ जी, ये बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर था। उसने जब इनकी हालत देखी, उन्होंने देखा कि पैसे हमें मिलने नहीं है और आगे हमारे पास ज्यादती होनी है, हम पे जुल्म होने हैं, वो पहले ही काम छोड़ के निकल गए। अब अगर ये जाएंगे तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे, गैर मुल्की अदालतों में केसेस चलेंगे, फिर करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर हो जाएंगे क्योंकि गलतियां तो इनकी भी हैं। बर वक्त अदायगियां तो इन्होंने भी नहीं की, बर वक्त जो सहूलियात देनी थी वो भी नहीं की, अपने स्टाफ को अपग्रेड नहीं किया, ड्राइवरों की सेहत का ख्याल नहीं रखा, बसों की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो काम इन्होंने करवाना था ठेकेदार के साथ जोर जबरदस्ती के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल मुआहदे के तहत, वो इन्होंने नहीं कराया। ये इनकी कमजोरी भी है, ये 50% की जिम्मेदारी इन पर भी आयद होती है। तो वो चीजें सामने आएंगी तो फिर जब आर्बिट्रेशन होती है, अदालत में मसालती केसेस चलते हैं, तो फिर दोनों पार्टियों को कसूरवार करार देता है। ये ब्लैकमेलिंग उनकी तरफ है, मेट्रो बस अथॉरिटी उसमें खामोश बैठी है, ना कानूनी कार्रवाई कर रही है, ना किसको सहूलत देती है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर उन्होंने डिटेल में रोशनी भी डाली है। खैर फिलहाल तो ये मामला दुरुस्त होते नज़र नहीं आ रहे, तो ये जो आसान सफरी सहूलत जिसे कहा जाए वो अब शहरियों के लिए जहमत बनती जा रही है। इतनी शदीद गर्मी में किस तरह से सफ़र किया जा रहा है, दम घुट रहे हैं लोग, ये शिकायत जो हैं वो कर रहे हैं। खिड़कियां बसों की खोल के जो है वो बसें चलाई जा रही हैं और आगे हालात हमें बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी सामान ही नहीं खरीदा जा रहा। हमने फिलहाल ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो हम अगली खबर डिस्कस करेंगे। मॉनसून बारिशों की पेशगोई कर दी गई है, शाहराहों पर नकासियाब के लिए सफाई का प्लान बनाया जा रहा है। हमेशा से बनाया जाता है लेकिन इस दफ़ा डिफरेंट क्या है? क्या शहरी जो हम देखते हैं कि जगह जगह पानी जमा हो जाता है, नकासियाब के मौसर इंतजाम नहीं होते, अब ये जहमत तो नहीं बनने वाला। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है और इस दफा कहा जा रहा है जी रिकॉर्ड बारिशें होंगी और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर ली गई, ड्रेनों की सफाई कर दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दावे तब पानी में ही बह जाते हैं जो कि पानी के निकासी आपके इंतजाम ही नहीं होते, तो देर से वो पानी बहता है, देर से ये दावे बहते हैं। आमिर भाई क्या कहेंगे? दावे जल्दी बह जाते हैं, पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हर साल जो है ना इस तरह के दावे करती है और इस तरह, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ड्रेनेज जो हैं वो उसी तरह से भरे रहते हैं। उसमें सिर्फ इनका मैं समझता हूँ कसूर नहीं है, उसमें आम शहरी का भी, अगर आप इस बात को माइंड ना करें। हम हर चीज जो है वो ब्लेमिंग करते हैं सरकारी इदारों के ऊपर। मुझे जब नाले साफ किए जाते हैं ना, उसमें से जो सामान निकलता है घर के आपको फर्नीचर तक लोगों ने फेंका होता है और वो जब निकलता है और उसके बाद दोबारा लोग उसी में फेंक रहे होते हैं। असल में हमसे गलती यहाँ पे होती है कि हम जो सोसाइटीज़ हैं उनको पाबंद नहीं बनाते हैं, उनको कि वो जो सोसाइटी का काट कबार है, कूड़ा है, उसको डंपिंग स्टेशंस तक पहुँचाएं। सही। अब वो करते क्या है, वो प्राइवेटली किसी गधा गाड़ी वाले को, किसी रक्शे वाले को ठेका देते हैं, वो उसमें से अपना कीमती चीज़ें चुन लेते हैं। मसलन जो चीज़ें दोबारा से रिसाइकल हो सकती हैं उसको निकाल लेते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स निकाल लेते हैं, फिर वो उसमें से तार निकाल लेते हैं जिसमें से कॉपर निकलता है या सिल्वर निकलता है, वो तारें, इस तरह की चीज़ें वो निकाल लेते हैं, बाकी जो है वो करीबी नाले में जाके फेंक देते हैं। सही है, ऐसे ही है। अब इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये जो आपने अभी मानसून से पहले कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप करना है, ये आप सारा साल के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करें। मुझे बताएं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ मरगज़ार, उसका जो कूड़ा लेने आता है हमारे घर में,
वो कहाँ फेंकता है? कहाँ फेंकता है? आमिर भाई, प्लास्टिक बैग्स की इतनी शिकायत वो कहाँ फेंकता है मुझे बताएं। वो और मैं आपको मज़े की बात कहूँ, उन्होंने अपने भाई की शादी की तो वो उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे, तो लेमोजीन्स उन्होंने बुक कराई हुई थी। अच्छा। और बग्गियाँ थी 12 और 2 लेमोजीन्स थी। और वो मुझसे पूछा, कूड़ा उठाने वाले हो आप लोग? तो ये वो कहता है जी इसमें से आपको नहीं पता कितना पैसा निकलता है। अब वो इतना पैसा भी कमा रहे हैं और सारे का सारा कूड़ा जो है वो ड्रेनेज में फेंक रहे हैं, गटर्स में फेंक रहे हैं। हम ब्लेमिंग किनको करते हैं? वासा को, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, ये नहीं को करते। लेकिन एक चीज मुझे क्लियर कर दें, हम शहर लाहौर के रहने वाले हैं। शहर लाहौर में कोई गिने चुने पॉइंट हैं जिनका सबको पता है कि यहाँ पर ही नकासी आपका मसला रहता है, यही वो पॉइंट है जो कि वबाले जान बन जाते हैं। उन्हीं पॉइंट्स पे काम करना क्यों इतना मुश्किल है आमिर भाई? नहीं मुश्किल है, मैं तो कहता हूँ सारा साल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कौन फेंक रहा है? ये शॉपिंग बैग्स की इजाजत कौन दे रहा है? आपका लक्ष्मी जब इस पर ऑर्डर है, इस पर कौन दे रहा है? जब ये ड्रेनेज फंसते हैं ना, असल में तो मसला ये है कि आपका ड्रेन अगर खुला हो तो पानी निकास हो जाए, आ भी जाए, पानी ज्यादा भी चले आ जाए। वो जिस तरह से कहा था कि जब बारिशें ज्यादा होती तो ज्यादा पानी आता है, पानी ज्यादा आ भी जाए तो वो आधे घंटे में 1 घंटे में वो इस ड्रेन के जरिए निकल जाएगा। लेकिन अगर ड्रेन फंस जाएगा, उसमें शॉपिंग बैग्स होंगे, उसमें प्लास्टिक का सामान होगा, उसमें आपका कहना ये है कि सिर्फ मॉनसून से कबल जो तैयारी की जाती है ये सारा साल में रहनी चाहिए। आपको पूरा साल जो है इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोसाइटीज़ के लिए पाबंदी हो कि वो डंपिंग स्टेशन तक अपना कूड़ा पहुँचाएंगे। वो इसमें से बेशुमार चीज़ें कमाते हैं। मैं आपको मिसाल दे दी, मेरे घर में जो आता है कूड़ा उठाने वाला, उसके भाई की शादी थी तो उन्होंने इतने धूमधाम से की। आखिर वो उसने मुझे कहा इस कूड़े में से सोना निकलता है, सोना ही निकलता है मेरा ख्याल है। और इसके बावजूद वो लोग जो हैं सारे का सारा गंद जो है करीबी नालों में फेंकते हैं। और करीबी नालों में फेंकने के बाद वो फंसता है। हम ब्लेमिंग करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के इदारों को, इन लोगों को तो मेरा ख्याल है कि अवाम सबसे ज़्यादा जो है कुछ सिस्टम पुराना होने की भी बात आमिर भाई की जाती है कि क्योंकि सीवरेज लाइनें जो हैं वो बैठ चुकी हैं, बहुत पुरानी हैं, LWMC के अपने मसाइल हैं, उनके पास मशीनरी उस तरह से अपडेट नहीं है। तो मुझे इस दफ़ा कुछ डर ही लग रहा है क्योंकि हम आगे शहर में हालात देख चुके हैं LWMC के, जो कि अभी तक सेटल होने में नहीं आ रहे। उनके मसाइल अपनी जगह, वासा की तैयारी भी उस तरह से नहीं। शहबाज शरीफ के दौर में जो प्लान बना था कि लाहौर के 30 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप रेन वाटर स्टोरेज स्टेशंस बनाएंगे जिसमें पानी सेव किया जाएगा। और उसके बाद वो शायद गालिबन एक बन गया इस दौरे को मुकम्मल हुआ वो आके लॉरेंस गार्डन वाला वो बन भी गया। इसी तरह के आपको बनाने पड़ेंगे रेन वाटर को सेव करने के लिए। आपको पानी बचाना पड़ेगा, आपको कानून बनाना पड़ेगा कि जो सोसाइटीज़ बने उनके मेन पार्क्स जो हैं वो कम से कम रोड से 3 फुट नीचे हों, 3 या 4 फुट नीचे हों, जैसे कि LDA बनाया करती थी जो पुरानी मैं समझता हूँ LDA की डूंगी ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये इसको करना पड़ेगा। दूसरा आपकी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं ये पूरी दुनिया में वो रोड से नीचे होती है, यहाँ पे रोड से ऊपर है। यानी वो जो पानी ग्रीन बेल्ट के अंदर जाना है वो भी बह रहा होता है ना, और वो बहने के बाद वो भी नालों में जाएगा, वो भी गटर्स में जाएगा और वो फंसेगा। तो आपको जो है ग्रीन बेल्ट्स को अभी से गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि कोई ग्रीन बेल्ट जो है किसी सोसाइटी की, किसी रोड की, वो रोड से ऊपर नहीं होगी, नीचे होगी। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा पानी जो है, आप देखें जोहर टाउन के साथ साथ आप जाएं तो जो ग्रीन बेल्ट है वो रोड से नीचे है। बारिशों में सारा रोड का पानी उसके अंदर चला जाता है और वो पानी जमीन में सीपेज करता है। चलें जी, कम से कम आप जो आपने नई जगह आप बना रहे हैं, नई हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, पुरानी को ठीक कर लें, लेकिन जो नहीं बना रहे उनको कम से कम पाबंद कर दें ताकि आगे ये मसाइल जो है इनको हम हल कर सकें। फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद खबर हमारे पास ये है कि सुई नॉर्दर्न का 8 लाख सारिफिन को कनेक्शन देने का फैसला। मुझे नहीं समझ आती, कुछ दिन पहले खबर ये आती है कि जी कनेक्शन मिलना मुश्किल हो गए हैं, कुछ दिन पहले खबर ये आती है कि जी अब जल्दी मिल जाएंगे, फिर अब ये फैसला कर लिया है। किस कौन प्लानिंग कर रहा होता है यहाँ पर? पता नहीं ये कौन सी प्लानिंग है, ये सिर्फ बयानबाजी है, मैं आपको बताऊँ। और इसमें जो असल खबर है वो ये है कि डेवलपमेंट जो है वो आउटसोर्स कर दी जाएगी। और ये आपको पता है कि सुई गैस का सारा निज़ाम जो है, आप मीटर कभी लगवाया आपने घर पे? आपको इत्तेफाक नहीं मेरा ख्याल हुआ? नहीं, मैं वो जो कंपनी आती है ना लगाने के लिए, जरूर सुन रखा है कि ये कम से कम लगवाना आसान नहीं है, साल इंतजार का। हाँ। अगर आप पैसे दे दो तो बहुत आसान है वैसे। अच्छा, वो आएगा, एक जीप आएगी, उसके पीछे एक जनरेटर होएगा, हाँ, ये मैंने देखा। नालियां होंगी
ये सब प्राइवेट है, ये प्राइवेट ठेकेदार हैं और ये अपने पैसे बनाते हैं, आपको कनेक्शन मंजूर करने वाले अपने पैसे बनाते हैं, और जो हकाम वाला हैं सुई नादरन के वो सिर्फ बयानबाजी की हद तक रहते हैं कि इस साल इतने कनेक्शन दिए जाएंगे, फिर अगले साल आती है खबर कि जनाब ये रोक दिए गए हैं क्योंकि नहीं दिए जा सकते, गैस की पहले ही कमी है, फिर शॉर्टेज आ गई, सर्दी आ गई। ये खबरें हैं, इनको मेरा ख्याल है संजीदा नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे सार्फिन जो हैं वो शायद खुश हो गए होंगे कि उनकी गैस लग जाएगी, लेकिन मैं बहुत सारे सार्फिन को जानता हूँ जिनसे आज भी डिमांड की जा रही है। सुर्खी आप ये पढ़ेंगे कि 8 लाख सार्फिन को, हाँ तो खुश होंगे ना 8 लाख लोग, और इसमें से 2.5 लाख जो है हाँ। लाहौर के होंगे, तो लोग तो उछल रहे होंगे कि जी पूरे लाहौर को गैस मिल गई। 2.5 लाख घरों को गैस मिलने का मतलब ये है कि पूरा लाहौर जो है उसको गैस के कनेक्शन मिल जाएंगे, मसला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे भाई जहाँ पे रहते हैं जिस सोसाइटी के अंदर, वहाँ इनकी गैस पाइपलाइन है लेकिन वो बसीदा हो चुकी है, उस पर नया कनेक्शन नहीं लग सकता। इन्होंने कहा जी बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है इस गैस पाइपलाइन को जो सोसाइटी के अंदर एक गली को जाती है उसको तब्दील करने का, लिहाजा हम नहीं कर सकते। शायद सिपरा जिसकी ये खबर है, शायद सिपरा इस बात के गवाह हैं कि पिछले 2 साल से वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम अज़ कम ये उनका गैस कनेक्शन लग जाए। वो एक पाइप बदलना है, उसके लिए फ़ंड नहीं है। तो मुझे बताएं 2.5 लाख कनेक्शंस कहाँ जाएंगे? ये आउटसोर्स करने के सारे बहाने थे। आउटसोर्स किया गया है डेवलपमेंट को, और उससे मज़ीद पैसे जो हैं वो बनाए जाएंगे। ये पैसे बनाने की शायद कोई मशीन हो, लेकिन लोगों को ऑनेस्टली स्पीकिंग आमिर भाई, मसाइल इतने ज्यादा ऐसे एनजीपीएल के लोग भारी भरकम फीस अदा करने को तैयार होते हैं, पैसे देने को तैयार होते हैं, कहीं से उनकी गैस कनेक्शन लग जाए। सर्दियों में लोगों का ये होता है कि जी ईंधन है ना, देखो अभी एलपीजी के सिलेंडर्स जो हैं वो जलाना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल, खवातीन डरती हैं उससे, और बच्चे भी दूर रहते हैं कि शायद ये कोई बम टाइप नुमा चीज़ है। अल्लाह ताला रहम करे। बेहतरीन है कि ये वाकयात भी हुए, पाइपलाइन से गैस आती है, उससे लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और सस्ती भी है, सस्ता ईंधन भी है। लेकिन हमारा एक कसूर जो है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम गैस ज़ाया बहुत करते हैं। इसको हम माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामले पे रख के देखते हैं और समझते हैं कि ये बहुत सस्ती है, इसको चूल्हा जलता भी रहे। खुसूसन सर्दियों में तो कोई लोग माइंड नहीं करते, वो कहते जल रहा है जलने दे, चलो हीट रहती है इससे घर के अंदर। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। ये बहुत कम गैस रह गई है, अगले आने वाले सालों में शायद ना रहे, फिर आपको उस पर एलएनजी पे जाना पड़ेगा, एलपीजी पे जाना पड़ेगा, तो आपके लिए तकलीफ़ होगी। ये कनेक्शंस वाली बात जो है वो कहाँ से कहाँ निकल जाती है। कनेक्शंस वाली बात सिर्फ आप खबर तक है, आप खुश हो जाएं, 2.5 लाख मिलेंगे उसको कनेक्शन जिसके पास पैसा हो, जिसके पास पैसा होगा। ये आपने सही खबर को वाइंड अप किया है। खैर, अच्छी खबर एक शामिल, सिटी न्यूज नेटवर्क और यूएमटी में ताउन का मुआहिदा तय हुआ है। गौहर एजाज साहब ने 100 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान भी किया है और शोबा सहाफत के तलबा इससे मुस्तफिद हो सकेंगे। अच्छा इकदाम उठाया गया, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम। ना बहुत अच्छा इकदाम इसलिए है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं क्योंकि इस ऑफिस में हूँ और मैं अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह करता हूँ रिपोर्टर्स के या सभी के लिए जो लोग आते हैं या असाइनमेंट के लिए आते हैं, तो उन बेचारों को यूनिवर्सिटीज़ में सही तरह पढ़ाया भी नहीं जाता। प्रैक्टिकल तो बहुत दूर की बात है। उनसे कहीं कभी आपने खबर बनाई है तो वो आगे से टक्कर टुकर आपका मुंह देख रहे होते हैं। उनको अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है और उर्दू मीडिया में लाया जाता है। वो बेचारे ना तीतर हैं ना बटेर हैं, उनको फिर हमें ही मेहनत करना पड़ती है। तो ये अच्छा हो गया कि यूएमटी ने अच्छा फैसला कर लिया कि एक प्रोफेशनल इदारे के साथ, जो कि प्रोफेशनली इस वक्त 5 चैनल्स को रन कर रहा है, जिसके पास एक्सपीरियंस लोगों की बहुतात है। मैं समझता हूँ इस वक्त मीडिया हाउसेस में अगर कहीं एक्सपीरियंस आपको नजर आएगा तो वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क में नजर आता है। सलीम बुखारी जैसे लोग हैं और नवीद चौधरी साहब जैसे लोग हैं। और बिलाशुबा आज हम बड़े फख्र से ये भी बात कह सकते हैं कि जितने बड़े बड़े एंकर्स आप देख रहे हैं, रिपोर्टर्स देख रहे हैं, सभी का ताल्लुक जो है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क। अच्छा, ये वैसे ही इंस्टीट्यूशन टाइप है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बिल्कुल किसी जमाने में ये रोल खबरें पे करता था और आजकल ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क के पास है कि वो लोगों को ट्रेन करता है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। स्टूडेंट्स को इससे फायदा होने जा रहा है। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने घर का ख्वाब जो है आंखों में सजाए बैठे हैं और बहुत ही कोई मुस्तनद जगह की तलाश में हैं। वो जगह जहां पर उनको पता हो कि जी उनको अच्छा घर बनाने का मौका भी मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में मसाइल चल रहे हैं, इन तमाम तर मसाइल से महफूज होगी। यानी अगर आपने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगानी है तो आपके पैसे सेफ भी होंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ जी, ऐसे लोग जो कि घर बनाना चाह रहे हैं, लेक सिटी में एक सोसाइटी है जी मिड सिटी लाहौर के नाम से, यहाँ पर आप अपना घर बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, किस कदर आसान है, ये रिहायशी मंसूबा कैसा है, रिहायशियों के लिए यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात होंगी, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं मिड सिटी लाहौर हाउसिंग स्कीम में तो ये किन किन खसूसियात की हामिल है, यहाँ पर घर बनाना किस तरह से आसान है, अगर आप आसान एक साथ पर घर यहाँ पर खरीदना चाह रहे हैं तो किस तरह से खरीद सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी जी। डायरेक्टर हैं मिड सिटी हाउसिंग स्कीम के, नाम है जी इनका अजीम आलम खान साहब, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा लाहौर मिड सिटी जो हाउसिंग स्कीम है इसके कदोहाल क्या है, किस तरह से दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट है? अच्छा देखिए, इससे पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा चीज़ ऐड करता चलूँ। हम लोग अक्सर एक चीज़ का गिला करते हैं कि हमारे शहरों में लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन गांव में लोग एक दूसरे को जानते हैं। शहरों में क्या, आप तो मोहल्लों में लोग कहते हैं कि एक दूसरे को नहीं जानते, हमसाया को नहीं जानता। इसका क्या मतलब है कि शहरों में आके या गाँव मोहल्लों में आके लोग बदल जाते हैं? हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है। बेसिकली इसका इशू है कि हमने लोगों को वो माहौल ही मैसर नहीं किया कि लोग एक दूसरे को जान सकें। आपके घर के बाहर से या अभी आपके सिटी 42 के चैनल के बाहर से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियां गुजरती हैं, आपको नहीं पता वो कौन लोग हैं और उनको नहीं पता कि आप वो कौन लोग हैं। जबकि गांव में हज़ारों या सैकड़ों गाड़ियां नहीं गुजर रही होती, वहाँ पे ह्यूमन सेंट्रिक प्लान होता है और इसलिए लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं, इंटरेक्शन हो रही होती है। आजकल के दौर में जहाँ पे हमारे घर हैं, लोगों के घरों के बाहर से जब गाड़ियाँ और ट्रैफिक गुजर रही हैं, आप अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते। ऐसे ही है। जब आपका बच्चा बाहर नहीं खेलेगा तो हम साय का बच्चा भी बाहर नहीं खेलेगा। तो जब बचपन में उनकी इंटरेक्शन नहीं होगी तो बड़े होकर भी नहीं जानेंगे कि क्या इशू है। फिर हम कहेंगे कि शहरों में लोग नहीं जानते। माहौल की बात है। इसी चीज़ को ह्यूमन सेंट्रिक को देखते हुए हमने इस प्लान को, बेसिकली टर्किश ये प्लान है और उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया है। मिड सिटी जो नाम दिया गया, इसकी क्या खास वजह? अच्छा, मिड सिटी की जो खास वजह है उसके अगर आप देखें तो लाहौर का मास्टर प्लान अगर आप देखें तो लाहौर को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। अगर आप LDA का जो मास्टर प्लान है ब्राउन लाहौर का, इसमें जो एग्जैक्ट मिड पे जो पॉइंट आता है वो मिड सिटी का आता है, जहाँ पे लाहौर की 2 मेन आर्टरीज जो हैं, जो फिरोजपुर रोड को रायवन रोड से मिला रही है और कादो टू पास चौक से जो पाइन एवेन्यू आ रही है DH रैबर विलेंशिया से होती हुई, वो इसको इंटरेक्ट कर रही है और ये सीधी जो है रिंग रोड इंटरसेक्शन करती है, सीधी बहरिया ऑर्चर्ड से सुई असल ब्रिज तक जाती है। तो 2 मेन आर्टरीज का ये इंटरसेक्शन है। बेसिकली LDA के मास्टर प्लान के मुताबिक ही साउथ लाहौर का मिड है, इसलिए इसका नाम जो है वो मिड सिटी रखा गया है। बहुत सोच समझ के नाम रखा गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन के मुताबिक। आप मुझे बता दीजिएगा रिहायशियों के लिए यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं? सोसाइटीज बहुत ज़्यादा हैं, रिहायशी जब अपना प्लॉट खरीद लेते हैं तब उनको मसाइल का पता चलता है, किस तरह से मसाइल से भी महफूज है, रिहायशी एतमाद भी कर सकते हैं और उनके लिए ज़बरदस्त हाउसिंग स्कीम भी है। ये इसके सहूलियत के लिहाज से वही मैं बताना चाहता था कि हमारी इसमें जो 100% रोड्स हैं वो डेड एंड है, प्राइवेट रोड्स है, यानी कि आपकी स्ट्रीट में इररेलेवेंट कार, बाइक, साइकिल नहीं आ सकता। हमारा जो प्लान है वो SCCP रजिस्टर्ड है, FPR में 524वें नंबर पे हमारा प्लान रजिस्टर्ड है। हमारा ऑलमोस्ट 65% जो एरिया है वो हमने ओपन दिया पब्लिक के लिए। इसमें पाकिस्तान का पहला 1 किलोमीटर लंबा अर्बन फॉरेस्ट मेवाकी जंगल, जिस तरह जो लिबर्टी मार्केट के पे लगा हुआ है उस तरह का जंगल, पैदल और डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक के साथ वो इसमें बन रहा है। हमारी हर स्ट्रीट के एंड पे जो है वो पार्क है। ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ एक डेडिकेटेड स्ट्रीट को पार्क है, कुछ लोगों को पार्क है, हर स्ट्रीट के एंड पे पार्क है। और जबकि लाहौर में फ़िलहाल मोस्टली आप देखते हैं कि आपने जो मिनिमम रोड साइज है वो 30 फुट का रोड दिया है, लेकिन LDA का एक बहुत ऐसा इकदाम है कि उन्होंने जो हाइट को इंक्रीज़ किया है ताकि वर्टिकल लाहौर की तरफ जाने के लिए, लेकिन 30 फुट रोड के लिहाज से अभी वो इश्यूज़ आ सकते हैं लोगों को। हमने इसी चीज़ को मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए मिनिमम रोड साइज़ 40 फीट रखा है हमारा, उसके बाद हमारा 50, 60, 120 और 150 फीट तक है और डेडिकेटेड हमारा पैदल और साइकिल ट्रैक है। अगर आप देखें तो हमने यूनाइटेड नेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन के तहत और लम्स यूनिवर्सिटी के तहत हमने 90% हाउसिंग स्कीम में हमारे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 3 साल का बच्चा जो पैदल जा सकता है वो,
और व्हील चेयर पे बंदा वो जा सकता है, रास्ते में उसको बाइक और गाड़ी भी नहीं मिलेगी। डेडिकेटेड इसको पैदल और साइकिल ट्रैक हमारे बना है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया। पीटीए से क्या तस्दीक शुदा है सोसाइटी? एलडीए से हमारी 100% ये इसके एनओसीज हैं। हमारा 21/11/2020 को हमें जो फाइनल मार्केटिंग एंड सेल्स का इसका एनओसी आया था, हमारी वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल है। और हमारे जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं तमाम से रजिस्टर्ड है, तमाम से अप्रूव्ड है। इसीलिए मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग फाइल्स भी नहीं सेल कर रहे, हम ऑन ग्राउंड प्लॉट्स विद नंबर, विद एलडीए अप्रूवल और एलडीए अप्रूव्ड मैप के साथ सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा और क्लियर अंदाज में बता दिया है। अब लोगों का कंसर्न ये है कि जी एक साथ इतने पैसे वो नहीं दे सकते हैं। अब जो हालात हैं, किसी के पास भी एकदम से इतने पैसे नहीं, आसान एक साथ पे अगर कोई खरीदना चाह रहा है, उसका तरीका इसमें हमारा जो इंस्टॉलमेंट प्लान है प्लॉट्स के हवाले से, वो हमारा 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। और इसके बाद जो हमारे घरों का बिल्ड का प्लान है वो भी सीधा इंस्टॉलमेंट का है 3 साल का। फिर हमारे अपार्टमेंट्स का इसमें प्लान है और जो कमर्शियल के प्लान है वो भी हमारा इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। यहाँ पे आसान एक साथ के हवाले से आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। अभी जो मौजूदा हुकूमत ने एक होम लोन की सहूलत मैसर करवाई है कि आप घर ले सकते हैं, इसमें जो हमारी कैटेगरी 3 है जिसमें एक आम शख्स 10 मिलियन तक लोन ले सकता है, वो हमारी कैटेगरी में फॉल करता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने सबसे पहले, अगर आप बैंक्स को भी किसी से भी रब्ता करें तो लोग लोन लेने को तैयार हैं, बैंक्स लोन देने को तैयार हैं। मसला उनको ये आ रहा है कि जो उस प्राइस में बैंक्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, होम सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। हमारा उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कंपनी SEC पे रजिस्टर्ड हो, FPR रजिस्टर्ड हो और LDA के अप्रूवल हो, जो लाजमी होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सारे हैं। गवर्नमेंट के लोन के तहत आप 10 से 15 साल से लेकर 20 साल तक के इंस्टॉलमेंट पे बिल्ड अपार्टमेंट्स और होम्स गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, LDA अप्रूवल के मुताबिक आप मिड सिटी हाउसिंग लाहौर में ले सकते हैं। जी अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, कमर्शियल अगर कोई जगह खरीदना चाह रहा है और इसके अलावा कितने कितने मरला के प्लॉट्स किस तरह से पार्टीशन की गई है? हमारे इसमें 5 मरले का प्लॉट है जिसकी प्राइस हमारी जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 65 लाख है, जो कि 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है। इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है। ठीक है। और इसमें हम इसके अलावा फिर 10 मरला, कनाल, 2 कनाल और उसके बाद हमारे जो कमर्शियल के प्लॉट्स अवेलेबल है उसमें हम प्लॉट सेल नहीं कर रहे, उसमें हम कमर्शियल स्पेसिस कॉर्पोरेट बिजनेसेस को और जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनको बिल्ड कमर्शियल स्पेसिस दे रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि अगर आप हमारा, क्योंकि जो मेन आर्टरीज बनती हैं लाहौर की 2 में 150 फुट रोड की जो फिरोजपुर रोड और रेवन रोड को कनेक्ट कर रही है कादर टोपास से जो सुयासल ब्रिज को, इस मेन आर्टरीज पे ना 2 मेन आर्टरीज पे 1 इंच भी ऐसा प्रूव नहीं है जिसको 98 फीट की भी हाइट अलाउड हो। तो हमने इस पे कॉर्पोरेट कल्चर को, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, चैम्बर्स के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट टावर्स का जो प्लान हमारा बना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिस तरह आपका लिबर्टी जो है वो लाहौर का सेंटर है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो मिड सिटी है वो साउथ लाहौर का आपको सेंटर मिलेगा। सही जी। अब मुझे ये बता दीजिएगा, जो रिहायशी यहाँ पर घर खरीदना चाह रहे हैं, घर खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि आप इस तरह की जगह पे घर लें जहाँ पर आप अपने आप को महफूज महसूस। आजकल जो हमारे शहर के हालात हैं वो आपके सामने हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि आप अपने आप को महफूज कर सकें, आपका इर्द गिर्द का माहौल अच्छा हो, आपके पास सहूलियात आपके डोर स्टेप पे मौजूद हों, चाहे वो आप ग्रॉसरी करना चाह रहे हैं, चाहे वो पार्क्स की सहूलत है, बच्चों के लिए प्ले लैंड्स की सहूलत है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, हमने इसको जो सारा प्लान है वो मिड सिटी हाउसिंग ने इसको मद्देनज़र रखा है। हमने 65% जो एरिया वो हमने इसलिए ओपन रखा है जिसमें पार्क्स, पब्लिक बिल्डिंग्स और कम्युनिटी क्लब डेडिकेटेड, ख़वातीन के लिए डेडिकेटेड क्लब, हमारा बच्चों के लिए डेडिकेटेड क्लब। इसलिए मैंने आपको कहा कि वो पैदल और साइकिल ट्रैक तक हमने जो है वो इसमें हमने रखा गया है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों से भी कि अगर वो जब भी किसी भी हाउसिंग स्कीम में वो लेना चाहते हैं तो वो जो LDA की वेबसाइट पे उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी है उसको लाजमी फॉलो करें। ये लाजमी फॉलो, उसमें क्लियर कट है कि जो हाउसिंग स्कीम है वो LDA अप्रूव हो, जिस प्लान में जिस ब्लॉक में ले रहे हैं वो भी LDA अप्रूव्ड हो, उसका जो आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है वो सारा आपको पहले क्लियर किया होगा, आपके जो मॉर्गेज चीज़ें हैं वो ना हो, आपके जो पब्लिक स्पेसेस की बिल्डिंग है वो ना हो, और यही हमारी सजेशन होगी। यानी ये वो सुनहरी असूल है कि आप कहीं पर भी अगर प्लॉट ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी ही देखनी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि काइंडली आप जब भी प्लॉट लें, किसी भी हाउसिंग स्कीम में लें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मिड सिटी हाउसिंग में लें, जब भी लें किसी में भी लें, LDA की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको एक दफ़ा लाजमी देखें और फाइल से बचें। फाइल्स का मतलब है फ्रॉड। आप प्लॉट्स लें जो कि LDA जो हर दफ़ा बार बार कह रहा है कि प्लॉट लें,
अब हर काम हम LDA पे नहीं डाल सकते, हमें खुद से भी वर्किंग करनी चाहिए। हम खुद गैर कानूनी सोसाइटी में प्लॉट या फाइल ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी LDA ये करे, LDA वो करे। हमें खुद से भी सोचना चाहिए, एक दफ़ा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब इसका तरीक़ेकार क्या है ना, आप किस तरह से क्रॉस आजकल, क्योंकि आप इस तरह से आपको बातों में लेकर आया जाता है, अगर आप जितनी मर्जी भी वेरिफिकेशन कर लें, आपको बाद में जाके जब आपके अच्छे खासे पैसे चले जाते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनसे आपको कम से कम पता चल सकता है कि ये इश्यूज जहां पर हो वहां कम से कम आपको प्लॉट नहीं खरीदना? बिल्कुल, आपने दुरुस्त सवाल किया कि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, कपड़े लेने जाएं तो हम 10 दुकानें जाके फिरते हैं, लेकिन जब हम प्लॉट लेने जाते हैं, जो डीलर कह रहा था हम उसकी बात पे यकीन फौरन कर लेते हैं। वो एग्जैक्टली बातों में घुमाया ऐसे वैसे जाता है। अब इसमें हमें देखें, LDA की हेल्पलाइन जो है, वन विंडो है, ये एक बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है LDA के मौजूदा मैनेजमेंट का। आप वन विंडो जाके जाएं, आप उनसे प्लॉट का जो सोसाइटी आप जहाँ ले रहे हैं हाउसिंग स्कीम में, उसका मैप कंफर्म कर सकते हैं वन विंडो से। आप ऑनलाइन कंफर्म कर सकते हैं। आप उनसे LDA का NOC मांगें कि आपके पास NOC है कि नहीं। LDA का अप्रूव्ड मैप चेक करें कि LDA के अप्रूव्ड मैप पे क्लियर कट मेंशन होता है कि कौन से प्लॉट आप खरीद सकते हैं, कौन से नहीं खरीद सकते, कौन सी पब्लिक स्पेसिस अवेलेबल हैं या नहीं है डेडिकेटेड, वो आप चेक करें। और इस सारे काम में मैक्सिमम आपके 5 से 10 मिनट लगते हैं। बस बात यह है कि जिस तरह आपने कहा है कि वो बातों में, हम ऐसे डीलर्स की बातों में घूम जाते हैं कि वो इलीगल सोसाइटी में फाइल्स में हम ले लेते हैं, और फाइल से तो आप बिल्कुल तौबा करें। ये मेरी तमाम नाज़रीन से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पैसों को बचाएं, आपकी हार्ड एंड मनी है, खून पसीने की अच्छा, कमाई है। आपने कहा कि यहाँ पर फाइल सिस्टम नहीं है, तो ये किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से प्लॉट्स एरिया? देखिए, ये ऐसी है कि फॉर एग्जांपल आपका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और आपको कहा जाता है कि अब बस आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, और कब क्लासेस होगी, जब होंगी हम आपको बता देंगे। एक जगह कि आपका एडमिशन हो गया, इस सेमेस्टर में हुआ है, इस क्लास में हुआ है, ये आपका रोल नंबर है, यहाँ से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, ये प्लॉट है। फाइल यही है कि ओपन है, ये आपने फाइल ले लिया, कहाँ पे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं पता। मिड सिटी हाउसिंग लाहौर में, जो कि एक इंडिपेंडेंट LDA का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है 606 कनाल का, इसमें अगर आप सिर्फ डाउन पेमेंट जब देते हैं प्लॉट की, एग्जैक्ट सेम टाइम पे आप अपने प्लॉट पे जाके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुम्मतुल वदा से ये एक बड़ी चीज है कि लोकेशंस पता ही नहीं होती आपको कितनी देर के आपका प्लॉट है कहाँ पर। एग्जैक्टली आप डाउन पेमेंट दे के एग्जैक्ट अपने प्लॉट पे जाके खड़े होकर गाड़ी पे जाके अपने प्लॉट को आप फील कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही कोशिश की है कि जब अगर हम क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, वो हमें पेमेंट कर रहा है, डेफिनेटली जो उसका राइट बनता है कि हम उसको वो प्रोडक्ट दें कि जिसको वो जाके फील कर सके, बजाय इसके कि जस्ट पीस ऑफ पेपर हम एक फाइल दे दें, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये गलत है। और यही LDA के बायलॉज कहते हैं, LDA के रूल्स यही कहते हैं। और मेरी यही फिर वंस अगेन रिक्वेस्ट होगी, काइंडली आप LDA के जो रिक्वेस्ट है, LDA बार बार अपनी वेबसाइट पे कहता है, अखबारात में कहता है, उसको लाजमी फॉलो करें। अपनी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ लिया करें। आपका कोई हेल्पलाइन, कोई आपका वन विंडो जहां पर लोग आके अगर प्लॉट खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो उनकी रहनुमाई हो सके, उनको डिटेल्स मिल सके? बिल्कुल, हमारी जो वेबसाइट है, हमारी www.midcityhousing.com जो है हमारी वेबसाइट है, इसमें आप जा सकते हैं। वहाँ पे तमाम तरह डिटेल अवेलेबल हैं, हमारे प्लॉट्स की डिटेल भी अवेलेबल हैं। हमारी साइट पे विज़िट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस, वो वहाँ पे मेंशन है, वो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की डिटेल उनको चाहिए होगी, तमाम अवेलेबल होगी। 24/7 उनको कोई भी डिटेल चाहिए हो, वी आर अवेलेबल फॉर देम। अच्छा, और मैक्सिमम मिनिमम कितने लोगों के पास पैसे हों तो वो अपना घर यहाँ पर बना सकते हैं, खरीद सकते हैं? अच्छा, देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो लोग हैं कि आप खुद से पैसे दे के आप अपना प्लॉट ले रहे हैं, जिस तरह मैंने 5 मरले की बात की कि वो 65 लाख का है, या हमने बात की कनाल का जो हमारा प्लॉट है वो 2 करोड़ 20 लाख का, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस और तमाम चार्जेस इंक्लूड हैं। और यही LDA कहता है कि उस जगह पे लें जहाँ पे तमाम चार्जेस आपको बता रहे हो इंक्लूड हैं। ये तो हमारे प्लॉट्स के प्राइसेस हैं। घरों की प्राइसेस और अपार्टमेंट की जो प्राइसेस हैं, हम इस टाइम लाहौर में एक अपार्टमेंट कल्चर, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कि अपार्टमेंट कल्चर आने वाला वर्टिकल लाहौर की तरफ, 1100 स्क्वायर फीट का हमारे अपार्टमेंट्स होंगे, और उसकी लॉन्चिंग इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मंथ से है। उसकी प्राइसिंग प्लान हम तब रिवील करेंगे अपार्टमेंट्स के हवाले से। लेकिन ये चीज़ मैं आपको अभी गाइड करता चलूँ कि वो लोग जो गवर्नमेंट के होम लोन प्लान पे पूरा उतरते हैं, मिड सिटी की प्रोडक्ट 100% उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। वो 20 साल तक की इंस्टॉलमेंट पे जो है गवर्नमेंट के लोन के मुताबिक इस प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं, जो कि उनको रेंट से भी कम पड़ता है, जो कि इस टाइम लाहौर में सवाए चंद एक ऑप्शन के और आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह
ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सही जी, तो तमाम तर सहूलियात भी यहाँ पर आपको दी जा रही हैं। आप जो आसान एक साथ पर घर के मुतलाशी होते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि जहाँ कहीं पे भी आप अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर सच कोई इश्यूज़ नहीं निकल आएंगे, आपके पैसे महफूज जगह पर इन्वेस्ट हुए हैं और आपका वाकई अपना घर होगा। तो अगर आप इन तमाम तर चीज़ों को लेकर अपना घर खरीदना चाहते हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। क्या क्या खसूसियात हैं और मज़ीद डिटेल्स के लिए आप कहाँ से रब्ता कर सकते हैं वो भी हमारे मेहमान ने आपको बता दिया है। तो आप यहाँ पर जो है जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी जिस मेहमान से हम मुलाकात कराने वाले हैं, मैं जब भी इस तरह के लोगों से मिलती हूँ एक प्राउड सा महसूस होता है जब आप किसी ख़वातीन को देखते हैं कि जी इतनी मेहनत करने के बाद वो इस मुकाम पर मौजूद हैं। तो एज ए वुमेन आपको वैसे ही बहुत अच्छा फील होता है कि अगर मेहनत आप करें तो आप किसी भी मुकाम पर पहुंच सकती हैं। सिर्फ जो ये कहा जाता है कि जी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और यहाँ पर ख़वातीन आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये चीज़ें आपकी मेहनत लगन जो है वो काफ़ी पीछे छोड़ देती है और आप सोसाइटी में देख सकते हैं कि ख़वातीन मेहनत करके कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं। अपनी मेहमान के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ जी। माहीन ने 2013 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस FBR में सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार की थी बलूचिस्तान इस्लामाबाद, और इस वक्त लाहौर में वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इस वक्त LTO लाहौर में डिप्टी कमिश्नर IR की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। बेसिकली भक्कर से इनका ताल्लुक है, शोहर इनके हाफिजाबाद से हैं और पुलिस सर्विस पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम देने हैं। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम माहीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, कामयाब ख़वातीन को देख के आपको हौसला भी मिलता है, आपको तसल्ली भी मिलती है, और वो ख़वातीन जो कि घरों में बैठ के अच्छा खासा काम करती हैं, कर सकती हैं, कुछ करने की लगन भी होती है। सिर्फ ये कि ख़वातीन हम खातून हैं, हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती हैं, हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। कैसा लगता है आपको, ये वाकई चीज़ सच है कि नहीं? नहीं, अब ये चेंज हो रहा है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज हमारा क्योंकि यहाँ पे पहले डोमिनेंस थी हिंदुज़म की और डिफरेंट रिलीजन्स की, जहाँ पर एक्चुअली मेल डोमिनेंस थी, लेकिन इस्लाम ने तो बड़े इस चीज़ को चेंज किया था 1400 साल पहले। यहाँ पर ज़ाहिर सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई, इस्लाम बहुत देर से आया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो एक चेंज हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान की फाउंडेशंस और अब एटलीस्ट बहुत चेंजेस आ रही हैं। और जिस तरह से सिविल सर्विस में भी मैं देखती हूँ कि पहले जो है स्पेशली फील्ड जॉब्स के अंदर, पुलिस के अंदर, DMG के अंदर, PS जिसको हम कहते हैं, उसमें इतनी औरतें नहीं आती थी, इतनी लेडीज़ नहीं आती थी। अब तो हर ग्रुप के अंदर 12 ग्रुप्स हैं, 12 के 12 ग्रुप्स में अब, और इवन बाकी कैडर्स के अंदर भी हर जगह पे आपको बहुत ज़्यादा विमेन पार्टिसिपेशन नज़र आती है। और इट इज़ वेरी गुड टू सी कि जो है इतनी औरतें ये बहुत अच्छी चीज़ है, इम्पैक्ट भी एक अच्छा जाता है। लेकिन काम करना क्या वाकई मुश्किल है? आपने कहा 12 ग्रुप्स हैं और सब में ख़वातीन हैं, और ऑब्वियसली आपको मर्द हजरात के साथ काम करना है, कहीं आपको ये फील होता है कि यहाँ पर मुझे पीछे रखा जा रहा है औरत होने की वजह से? जी, काम थोड़ा डिमांडिंग है, ज़ाहिर नेचुरली वो सबके लिए है, वो मेल फीमेल सबके लिए होता है। थोड़े से एडिशनल चैलेंजेस फीमेल्स के लिए इस तरह से होते हैं कि ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं। एक वक्त था कि यहाँ पर इवन आई वुड से कि हाफ जो है फीमेल पार्टिसिपेशन भी नहीं थी। अब आई वुड से कि औरत एक, अगर कहीं पर अगर 2 मेल्स हैं तो एक औरत ज़रूर है, और इट इज़ कंपल्सरी, चाहे फेडरल सेक्रेटरी का लेवल हो या इवन आजकल तो क्लर्क्स के लेवल पर भी आई एम सीइंग कि इतनी औरतें पार्टिसिपेट कर रही हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली, बड़ी पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी। तो इस तरह से जैसे जैसे औरतें ज़्यादा आ रही हैं, लोगों के माइंड सेट चेंज हो रहे हैं। जितना पहले मुश्किल था अब उतना नहीं है। औरतों को तो अब इस हद तक फैसिलिटेट किया जाता है कि हर ऑफिस में इट इज़ कंपल्सरी कि डे केयर सेंटर्स भी इस्टेब्लिश्ड हों। इवन हरासमेंट के रूल्स भी जो हैं वो अब हरासमेंट एट वर्क प्लेस के रूल्स भी अवेलेबल हैं। अब बहुत सारे आई वुड से कि कुशन्स अवेलेबल हैं कि औरतें इजीली एडजस्ट कर सकती हैं। बाकी ये कि अपनी कॉम्पिटेंस है फॉर मेल एंड फीमेल, फॉर एवरीबडी, जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा वही एक्सेल करेगा। तो माहीन CSS टॉपर है 2020। अब मोटिवेशन बहुत सारे लोगों के लिए ये हैं, बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी है। कुछ माहीन से उनकी ज़िंदगी की कहानी हम सुन लेते हैं कि बचपन से क्या प्लान किया था, कैसी वो बचपन में स्टूडेंट थी, कितनी मेहनत की, बचपन से क्या प्लान था कि कुछ करके दिखाना है? हाँ जी, प्लान तो मेरा बचपन से ही था कि मैंने CSS करना है, और PAS का मेरा जो है वो उस वक्त हम DMG कहते थे उसको, तो प्लान तो हमेशा से यही था कि इस तरफ आना है।
लेकिन आई वुड नॉट से कि मैं हमेशा से एक टॉपर स्टूडेंट थी। मतलब मैं स्कूल में भी आई वुड मेहनत कहते हैं बड़ी करनी पड़ती है। मेहनत सीएसएस में तो डेफिनेटली बहुत है। मतलब अगर ज़ाहिर है टॉप ग्रुप्स लेने हैं एंड आई वुड से अगर अब तो टॉप 20 में आना पड़ता है, मेरिट इतना जो है उसका हाई है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर तो देयर इज़ नो वे। और सिर्फ टॉपर्स ही क्या, बचपन से जो बहुत लाइक होते हैं, किताबी कीड़े होते हैं, वही कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो एक मिथ है जो कि मैंने अच्छा। हर जगह जहाँ भी मेरी जिससे भी बात हुई है मैंने ये ब्रेक करने की कोशिश की है कि आई वॉज नेवर अ टॉपर। मैं लम्स से भी पढ़ी हूँ, बैचलर्स मैंने किया है, जीसी से भी मैं पढ़ी हूँ, बट थ्रू आउट आई वॉज नॉट द टॉपर। सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th आई वुड से इवन वहाँ तक भी। और बल्कि जो सिविल सर्विसेज अकेडमी में मेरी ट्रेनिंग थी वहाँ पर तो आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर। मतलब आई यूज टू इन्जॉय इट वेरी मच। और मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे थी, सब लोग, हम लोग बड़ा अच्छा हमने वो टाइम इन्जॉय किया। और उसको जो है वो अच्छा उसमें, ये नहीं कि हर वक्त किताबी कीड़े बने रहते थे, ये नहीं कि हर वक्त पढ़ते रहते थे। बेसिकली कमिटमेंट चाहिए होती है, परसिस्टेंस चाहिए होती है, बिकॉज ये नर्व टेस्टिंग एग्जाम शुरू से तो आप कह रही हैं कि आप इतना बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा भी नहीं थी, टॉपर भी नहीं। कब आके ये फील हुआ कि अब मैंने सीएसएस करना है तो बस अब मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना? ग्रेजुएशन के बाद 2011 में मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर 2012 में मैंने एग्ज़ाम पहला देना था। तो उस अटैम्प्ट से पहले फिर आई सैट डाउन, फिर बाकी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ सारी वो फिर इंसान को रोकनी पड़ती हैं। वो करके तो फिर मैंने थोड़ी मेहनत की, पढ़ाई वगैरह की, और फिर अल्लाह का शुक्र है मेरी एलोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हो गई एंड 2013 में मैंने ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैंने दूसरी अटैम्प्ट जॉब भी करना, सीएसएस की तैयारी भी करना बहुत मुश्किल नहीं? काफ़ी मुश्किल, जी काफ़ी मुश्किल था, चैलेंजिंग था, बिकॉज फुल टाइम देती थी स्टडी? ड्यूरिंग वीकडेज तो मैं 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाती थी। वीकेंड्स पे जो है फिर आई यूज़ टू स्टडी अ लॉट। वीकेंड्स में मैं लाहौर आ जाया करती थी, बिकॉज मेरा एक बेटा भी है छोटा, तो उस वक्त तो ही वाज अंडर 1। तो वो वीकेंड्स में माय मदर यूज़ टू लुक आफ्टर हिम, और अभी भी इनफैक्ट वही कर रही हैं। तो क्या नाम है, फिर वही वीकेंड्स में मेरी पढ़ाई ज़्यादा होती थी। सही। अच्छा, फैमिली को साथ लेकर चलना, और फिर उसके बाद आपने अपनी जॉब भी देखनी है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपने पढ़ाई भी करनी है, घर का माहौल कितना सपोर्टिव होना ज़रूरी है? हस्बैंड की सपोर्ट कितनी रही? घर की और हस्बैंड की सपोर्ट तो आई वुड से कि इट इज़ की। उसके बगैर तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिलता, अगर आपका इन्वायरमेंट इस तरह है जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन करे और आपको मोटिवेट ना करे, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। हस्बैंड की सपोर्ट, फैमिली की, पेरेंट्स की, बहन भाइयों की सपोर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंस्पिरेशन था बचपन से कि जिसको देख के भाई मैंने अब इसके लेवल तक पहुंचना है? माय फादर। सही। माय फादर, मेरे फादर जो पीएएस से ही रिटायर हुए, तो माय फादर वाज ऑलवेज द इंस्पिरेशन। सही। तो आपके पेरेंट्स जब इंस्पिरेशन होते, यानी घर का माहौल ही एक ऐसा था। मुझे ये बताएं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे कुछ और करना चाह रहे हैं, आप उनको कहीं और लेके जाना चाह रहे होते हैं, इसमें आपके बच्चों की जितनी भी एबिलिटी होती है वो भी ख़राब होकर रह जाती है, और एक्चुअली जो बच्चा कुछ करना भी चाह रहा होता है वो नहीं कर सकता। पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों को लेकर चलना चाहिए? नहीं, पेरेंट्स का आई वुड से कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और उनको गाइड करना चाहिए जितना उनसे हो सकता है, और जितना टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड नॉलेज। लेकिन ये है कि फिर उन पे इम्पोज नहीं करना चाहिए। अगर इम्पोज करें तो वो फिर बच्चे जो है वो रिएक्ट करते हैं, उनकी फुल एनर्जीज उसमें जो है वो इंगेज नहीं होती, तो इस रिएक्शन में फिर देयर इज़ नो प्रोडक्टिविटी। तो बेस्ट ये होता है कि आप उनको गाइड करें, उनको परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जितना कर सकते हैं अपने मीन्स के अंदर, एंड देन लेट देम बी, और उनको एक्सप्लोर करने दें कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। ये तो पेरेंट्स को एक एडवाइस थी अपने बच्चों के लिए, लेकिन अब हमने माहीन से ये जानना है कि मेहनत तो उन्होंने की, अब वो किसी मकाम पे माशाल्लाह से पहुंच चुकी हैं, तो उनका फील्ड का एक्सपीरियंस कैसा है, इस पर हमने बात करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। माहीन हमारे साथ मौजूद हैं। माहीन, कुछ अपना एक्सपीरियंस फील्ड का बताएं, किस तरह से, कितने साल हो गए हैं, कैसा फील होता है, और एज अ वुमेन कभी कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मुझे सर्विस में तो 8 इयर्स होने वाले हैं। पहले ट्रेनिंग थी 1.5 इयर्स की, तो नॉर्मली अब 5.5 इयर्स जो है मुझे अब फील्ड में भी हो गए। फील्ड में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इन द सेंस दैट मैंने डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ पे सर्व किया है। हमारे तो इस तरह से डिवीजन होती है, ऑडिट होता है, इन्फोर्समेंट होता है, लीगल भी है, तो डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में मैंने सर्व किया, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। दैन आई ऑल्सो गॉट द चांस कि मैं बलूचिस्तान में सर्व करूँ, सो फॉर अ फ्यू मंथ्स मैंने वहाँ पर भी सर्व किया, वहाँ का लोकल इन्वायरमेंट देखा। तो FPR ओवरऑल एक बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है, डाउन टू द लेवल ऑफ क्लर्क्स, इंस्पेक्टर्स भी हैं, क्लर्क्स भी हैं। हम इंस्पेक्टर्स की भी फील्ड जॉब है, हमारी भी फील्ड जॉब है, सब एट पार विद मेन, उनके बराबर जो है ये जॉब करती हैं। तो मैंने तो फील्ड का भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। आई डिड रेड्स मैंने की, मैंने एम्बार्गोज लगाए, जिसमें हम बेसिकली इस किसी फैक्ट्री से जो है हम गुड्स को स्टॉप कर देते हैं, उनकी एग्जिट, अगर हम टैक्स की रिकवरी करनी हो, ये रिकवरी मेजर्स होते हैं। तो इस तरह के मैंने डिफरेंट काम किए, आई एन्जॉयड एवरीथिंग वेरी मच, मुझे तो बहुत अच्छा।
फिर मेरा सेक्रेटेरिएट का भी एक्सपीरियंस रहा, जिसके अंदर लास्ट ईयर जो है फेडरल बजट जो बना था उसके अंदर आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो वो भी एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, किस तरह से बजट बनता है, किस तरह उसकी प्रिंटिंग होती है, इवन उसमें क्या थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, क्या कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट वाज अ वेरी सीरियस एक्सरसाइज और बड़ा उसके अंदर जो है उसका बैकग्राउंड था। और पूरी हम इकोनॉमिक बेसिस पे जो हम कैलकुलेशंस करते थे, इकोनॉमिक चार्ट्स बना रहे हैं और डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एक्सरसाइज, वो भी बड़ा अच्छा और अभी आप डिप्टी कमिश्नर आरए की हैसियत से आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आपकी जॉब की? बेसिकली मैं अभी इन्फोर्समेंट में सर्व कर रही हूँ, तो यहाँ पर तो हमारी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टैक्स कलेक्शन की है और टैक्स रिकवरी की है। तो जिस टैक्स कलेक्शन के अंदर तो रूटीन की टैक्सेशन और खासा मुश्किल काम है जी। इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज पाकिस्तान में बिजनेस एनवायरनमेंट जिस तरह का है, बिजनेसमैन आई वुड से बहुत मुश्किल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो उनसे टैक्स लेना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इट इज़ चैलेंजिंग। लेकिन अब यह है कि लॉ के तहत और डिफरेंट मेजर्स के तहत गवर्नमेंट ने इतने सारे चेक्स रख दिए हैं और ऑटोमेशन इतनी ज़्यादा हो गई है दैट अब थोड़ा सा आसान हो गया इस चीज़ को। बाकी ये है कि थोड़ा परसू करना पड़ता है, थोड़ी परसुएशन चाहिए होती है, टैक्स पेयर्स के पीछे भागना भी पड़ता है इस चीज़ के लिए। रिकवरी के लिए डिफरेंट मेजर्स, बैंक अकाउंट्स की अटैचमेंट और इवन हमें फैक्ट्री प्रेमिसेस तक भी जाना पड़ता है। तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि टैक्स पेयर्स की हरासमेंट ना हो। ऐसा काम नहीं है हर रोज़ एक ही तरह का काम, एक ही तरह थक नहीं जाता? नहीं, इसमें यह है कि जिस तरह मुझे इस साल मैं इन्फोर्समेंट में हूँ, पिछले साल मैं सेक्रेटेरिएट में पॉलिसी में सर्व कर रही थी, उससे पिछले साल आई वाज इन ऑडिट। तो मैंने ये शुरू से मैंने इस तरह का मेरा मिक्स रहा है। सही, मतलब मैं हर साल डिफरेंट पोर्टफोलियो, फिर डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। अब हर जुरिस्डिक्शन की डायनामिक्स डिफरेंट होती है। मेरी फार्मास्यूटिकल में मैंने सर्व किया वो डिफरेंट था, फिर मैंने पेपर सेक्टर में सर्व किया, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। इनके प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, इनकी इवन अकाउंटिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये एक वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस मैंने तो यहाँ पे बड़ा इन्जॉय किया इस लिहाज से। बाकी ये है कि क्योंकि बेसिक काम एक ही है टैक्स कलेक्शन का या टैक्स इम्पोजिशन का, तो वो लोग समझते हैं कि थोड़ा सा जो है वो लेकिन अगर थोड़ा सा पोस्टिंग्स डिफरेंट ली जाएं और डिफरेंट जगहों पे ली जाएं तो फिर आपको डिफरेंट माहौल भी मिलता है, डिफरेंट तरह का काम भी मिलता है। यानी आप पोस्टिंग भी इंजॉय करती हैं? अगर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं नजर आई? नहीं, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है। सही, मुझे ये बताइएगा, एज अ वुमेन माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, घर है, बच्चे हैं, तो कभी ये नहीं सोचा कि अब बहुत साल हो गए जॉब करते हुए, घर को भी टाइम देना है या मुश्किल हो गया है, ये चीज़ें साथ लेके जाना, मैनेज करना मुश्किल हो गया है, कभी ये ख्याल आया? छोड़ने का तो कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन ये है कि मुश्किल हालात डेफिनेटली आए हैं, स्पेशली जब मेरा बेटा बिल्कुल छोटा था और मैं अकेली थी, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन इवन देन मतलब आप जो है यू फोकस योर सेल्फ ऑन द गोल के मतलब नहीं चलते जाना है और करियर आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। जिस तरह से फैमिली आपकी लाइफ का पार्ट है, आपकी सोसाइटी आपका लाइफ का पार्ट है, तो इसी तरह करियर भी आपका एक पार्ट है। तो मैं करियर को तो मैं आई इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि जिस तरह मेरा बेटा इज़ वन ऑफ माई बेबीज, तो करियर इज़ ऑल्सो अ बेबी। बिल्कुल, तो उसको फुल टाइम देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो दिस इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मतलब मुश्किल नहीं होता फैमिली के फंक्शन वगैरह अटेंड करना, फैमिली को टाइम देना, कहीं आना जाना? लोग तो कहते होंगे कि भाई आप तो नज़र ही नहीं आती हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आपकी इस तरह पोस्टिंग रहे तो रिश्तेदारों से भी कम मिलना जुलना होता है आपका। जी, थोड़ा सा जो है चीज़ अफेक्ट होती है, स्पेशली जो इमीडिएट फैमिली से तो फिर इंसान मिल लेता है, पेरेंट्स से मिल लेते हैं, उनको विजिट भी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा रिलेटिव से मिलना, उनके फैमिली फंक्शन अटेंड करना, खुशी गमी में शरीक होना, वो जाहिर है अगर आप किसी फार फ्लंग एरिया में हैं तो फिर फ़ौरन पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बट ये है कि जब भी हम लोग फिर चक्कर लगाते हैं, हम हाफसाबाद जाएँ, भक्कर जाएँ, लाहौर आएँ, तो वी ट्राई एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, तो फिर शरीक हो जाते हैं। सही, मुझे बताएं कोई फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मज़ीद आगे क्या करना चाह रही हैं? आगे तो इंशाल्लाह अब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और ये तो अभी CSS का रिजल्ट इज जस्ट वन स्टेप ऑफ द वे, आई वुड से इट इज़ अ बिगिनिंग। तो अभी तो ये कि इट्स होल करियर अहेड और अभी एक्चुअल मेहनत तो अब आगे वो होनी है, फील्ड जॉब है इंशाल्लाह और इसमें ज़्यादा मेहनत जो है अगर एक्सेल करना है और कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के अंदर तो फिर तो ये इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो एक्चुअल मेहनत तो अब आगे फील्ड में जाके। चलिए जी, गुड लक। और मैं कहती हूँ कि जी इसी तरह से आप कामयाबी के झंडे गाड़ते रहे। बहुत सारी खवातीन के लिए आप ही जैसे लोग मिसाल होते हैं, वो लोग जो कि वाकई कुछ करना भी चाहते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते इस वजह से कि सोसाइटी शायद क्या कहेगी, शायद खवातीन उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारे सामने माहीन एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है, मोटिवेशन है, जिनको आप देख के वाकई ही कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने कोरोना से महफूज रहना है तो वैक्सीनेशन की ऑप्शन है, लेकिन लोगों का क्योंकि इत्मीनाद नहीं है तो जैज़ ने एक बहुत ज़बरदस्त इकदाम उठाया है। आपको मैं बताती चलूँ कि कोविड के स्टार्ट से ही सभी लोग पूरी दुनिया में इसकी क्योर की तलाश में हैं और अभी पूरा इसका क्योर हमारे पास नहीं आया है,
लेकिन वैक्सीनेशन की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीनेशन पर लोग जो हैं वो उस तरह से एतमाद नहीं कर रहे। तो जैज़ ने एक इनिशिएटिव लिया है और वैक्सीनेशन की अवेयरनेस के हवाले से जो है एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। जैज़ ने NCOC के ताबुन एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना शुरू किया है और वो मैसेज क्या है जी, इस कैंपेन को शुरू करने का मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बताया जाए। जैज़ ये काम कर रहा है NCOC के साथ ताबुन करके। जैज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन करा सकें और अपने आप को महफूज बना सकें। जैज़ का मकसद इस वैक्सीनेशन की अहमियत जगाना और ये बताना है कि ये वैक्सीनेशन एक उम्मीद है। अगर वो वैक्सीनेट अपने आप को करवा लेते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत भी कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं और कोविड से बच भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ इस वैक्सीनेशन के बाद यकीनी हो जाएगा। तो जैज़ और NCOC के ताबून से ये मुहिम जैज़ लेकर चल रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि वैक्सीनेशन ही वाहिद ऑप्शन मौजूद है जिससे वो अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों तक हमारा भी यही मैसेज है कि वैक्सीनेशन करवाएं और अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं आज का पहला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हमारे रिपोर्टर हसनैन इस वक्त बाहर मौजूद हैं। ओवर टू यू। आज सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो सब्जियों की कीमतें हैं उनमें मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो सब्जी मंडी में मंदरजा झैल सरकारी नरखों पर दस्तयाब हैं। जैसे कि आलू नया की बात की जाए तो वो 2 रुपये इजाफा के बाद 55 से 57 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्याज की तो प्याज भी 2 रुपये इजाफा के बाद 32 से 34 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसन की बात की जाए तो लहसन 5 रुपये इजाफा के बाद 115 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर जो अव्वल है वो 30 रुपये फ़ी किलो। इसके अलावा अदरक की बात की जाए तो अदरक की कीमत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और 5 रुपये इजाफा के बाद जो अदरक की कीमत है वो 405 से लेकर 415 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा जो करेले हैं वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। पालक 3 रुपये इजाफा के बाद 33 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। मेथी की बात की जाए तो मेथी 140, बैंगन जो है वो 50, बंद गोभी 28, फूल गोभी की बात की जाए तो वो 55 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की बात की जाए तो शिमला मिर्च जो है वो 5 रुपये कमी के बाद 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। लीमू देसी की बात की जाए तो लीमू देसी की जो कीमत है वो भी कम हुई है, वो 105 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए टिंडे की तो जो टिंडे हैं वो 125 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं और जो गाजर है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए फलों की कीमतों की, तो फलों की जो कीमतें हैं वो तकरीबन मुस्तहकम रही हैं। जैसे कि अगर सेब की बात की जाए तो जो सेब है काला कुल्लू वो 165 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। केले की बात की जाए तो जो केला है अव्वल अच्छा वो 125 से 130 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए आलू बुखारा की तो आलू बुखारा की कीमत है वो कम नहीं हुई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसनैन मौजूद थे जिन्होंने सब्जियों की कीमतें बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास हैं जी एग रेट्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अगर अंडों की खरीदारी करना चाह रहे हैं तो 153 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं और उसके बाद होलसेल पे अगर आप जाएंगे तो आप 2 रुपये बचा सकते हैं और 151 रुपये में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद गोरमे के रेट हैं। गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से 152 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकें। जी तो नाज़रीन, रेट लिस्ट आपने जान ली और जैसा कि आज के दिन की मुनासबत से मैं आपको बताती चलूं जी, तारिक अजीज़ को हमसे बिछड़े जो है वो 1 साल बीत गया है। देखती आंखों सुनते कानों, ये उनका एक मारूफ अंदाज था जिसको सभी लोग बहुत पसंद भी करते थे। तारिक अजीज़ ने जिस मैदान में भी कदम रखा और वहाँ पर उन्होंने अपने नकूश छोड़े हैं। फिल्म, ड्रामा, स्टेज शो, अदब, हर मैदान में तारिक अजीज़ ने अपने नक्श छोड़े, मगर उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी दबंग आवाज़, खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ और अदब पे गौर था। 1947 में पीटीवी से शुरू होने वाला स्टेज शो जो कि नीलाम घर, तारिक अजीज की पहचान से जो है वो सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान का ये पहला गेम शो 4 दहाइयों तक पीटीवी पर ऑन एयर रहा और यही तारिक अजीज की आज जो है वो पहचान बन गया। आज ये देखती आंखें सुनते कान जो हैं सिर्फ और सिर्फ तारिक अजीज़ को इस तरह के टीवी शोज़ में ही देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दुआएं उनके लिए हैं। इसी के साथ ही वक्त जो है इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।